So I think we have discussed from here, right? We have to study from here now. One of the steps taken by the government includes midday meal scheme, right? Yes, sir. Yes, sir. Okay. यहीं से स्टडी किया है? रेडी है सभी लोग? बुक ले लिया है सभी ने? Yes, sir. Yes, sir. And tell me Yes, whatever you studied अब तक जो भी आपने पढ़ा till now, so are you your concept is cleared or not? Yes, sir. Concept is clearing day by day. Yes, sir. Okay. अच्छा, so tell me, firstly question, tell me first time midday meal scheme where launched? Midday meal तमिलनाडु। सर तमिलनाडु, वेरी गुड। और फिर तमिलनाडु के बाद फिर कंटिन्यू कब से हुई? 2001 में। कब से? 2001 में, जब सुप्रीम कोर्ट ने जब सभी स्टेट गवर्नमेंट के लिए आदेश दिया कि भाई ये स्कीम अच्छी है, इससे बच्चों का पढ़ने में मन लग रहा है, अटेंडेंस बच्चों की जो है, जो स्टूडेंट आते हैं गवर्नमेंट स्कूल में, वो अच्छी हो रही है, तब से ये कंटिन्यू कर दिया गया है ना? तो लास्ट वाला वीडियो जिन्होंने नहीं देखा हो जरूर देख लेंगे। और स्टार्ट करते हैं यहीं से, काफी स्टूडेंट्स जुड़ गए हैं और स्टार्ट करते हैं यहीं से। देखेंगे वन ऑफ द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट इंक्लूड्स मिड डे मील स्कीम। मैंने आपको बताया हुआ था, फिर से आज बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात को, कि गवर्नमेंट के हमने यहाँ पर 2 वर्ड्स पढ़े थे, है ना? 2 वेज, 2 तरीके पढ़े थे। 2 वेज इन विच द गवर्नमेंट हैज ट्राइड टू इम्प्लीमेंट द इक्वालिटी। मीन्स क्या है कि क्वेश्चन बन सकता है आपसे कि गवर्नमेंट जो है, आपकी गवर्नमेंट इक्वालिटी लाने के लिए अपने एरिया में गवर्नमेंट इक्वालिटी चाहती है कि रहे। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल राइट्स है हमारा, राइट टू इक्वालिटी, इसलिए गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि इक्वालिटी लाने का प्रयास करे। तो गवर्नमेंट इक्वालिटी लाने के लिए क्या काम करती है? तो आपके सामने क्वेश्चन, आपका आंसर यही से स्टार्ट हो रहा है कि 2 स्टेप्स लेती है, 2 तरीके होते हैं उसके। पहला ये कि दैट इज गारंटीड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी ली जाती है। सबसे पहली बात क्या कि थ्रू लॉ, पहला जो इक्वालिटी लाई जाती है वो कानून के जरिए लाई जाती है। कानून बनाकर, लॉ बनाकर, जो सभी के लिए इक्वल होते हैं, सभी को मानना पड़ता है, इससे इक्वालिटी आ जाती है ना? भाई सभी के लिए लॉ एक सिंपल सा इक्वल ही है तो ठीक है ना? सेकेंड क्या है? सेकेंड थ्रू द गवर्नमेंट प्रोग्राम्स और स्कीम, यानी सेकेंड ये होता है, पहले तो कानून बना दिया, अगर आप ऐसा गड़बड़ करेंगे तो आपको ये पनिशमेंट मिलेगा, ये गड़बड़ किया आपने, यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट की तो दैट विल बी पनिश, ये पॉइंट आपको है ना? तो इस तरह से आप लोग प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकते, अदरवाइज ऑल ऑफ यू विल बी पनिश। So that is the first work, implementation of law। आप बोलेंगे तो वर्क ऑफ द गवर्नमेंट क्या, उसका पहला वे था इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, थ्रू लॉ, कानून के जरिए। दूसरा क्या है? दूसरा आप बोलेंगे गवर्नमेंट प्रोग्राम। सेकेंड नंबर क्या है? गवर्नमेंट प्रोग्राम और स्कीम। मतलब कोई भी स्टेट गवर्नमेंट होगी वो कोई ना कोई प्रोग्राम लॉन्च करेगी, है ना, स्कीम लाएगी, उसके थ्रू क्या होगा, जो उस स्टेट में जितने भी गरीब लोग हैं, पुअर लोग हैं, और जिनको भी कुछ चीजें नहीं मिल पा रही हैं, उनको भी सारी चीजें मिलती है। जिनमें से एक एग्जांपल मैंने लिया मिड डे मील स्कीम का। मिड डे मील स्कीम ये गवर्नमेंट, तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा ही लाई गई थी। उस गवर्नमेंट ने, सबसे स्टेट गवर्नमेंट है ना, तमिलनाडु एक स्टेट है, उस स्टेट गवर्नमेंट ने जब लॉन्च किया तो बाकी स्टेट ने भी उसको देखा, सराहा। सुप्रीम कोर्ट ने जब देखा कि अरे ये काम तो बड़ा अच्छा है, बाकी स्टेट में जो प्राइमरी की हालत है गवर्नमेंट स्कूल की, वहां बच्चे पढ़ने भी नहीं जाते हैं, लेकिन जब से मिड डे मील स्कीम हुआ कि भाई दोपहर का भोजन मिलेगा वहां खाने के लिए, तो इसी बहाने कुछ लोग वहां पर जा रहे हैं, इससे उनकी पढ़ाई भी हो जा रही है ना। दूसरा कारण ये भी था कि बच्चे भूख से इतना परेशान रहते हैं कि जिस बच्चे को भूख लगी है अच्छे से, अब आप उससे कहोगे कि नहीं चलो पढ़ाई करो, उसका मन लगेगा? नहीं लगेगा, है ना। तो जब उसको वहां पर भोजन मिलने लगा तो इट्स क्लियर द अटेंडेंस, है ना, द अटेंडेंस ऑफ द क्लास क्या हो गई, हैज बीन इम्प्रूव्ड, ये इम्प्रूव हो चुकी थी, है ना।
थ्रू लॉन्चिंग द मिड डे मील स्कीम। मिड डे मील स्कीम के आने से जो अटेंडेंस थी वो काफी हद तक क्या हो गई थी, सही हो रही थी, अच्छी हो रही थी, है ना। तो ये फायदा भी हमें मिलेगा। अभी मिड डे मील स्कीम के क्या क्या फायदे हैं ये आप देखेंगे। तो जो मिड डे मील स्कीम है, दिस इज द सेकंड वर्क ऑफ गवर्नमेंट। ये भी आप याद रखिएगा कि प्रोग्राम लॉन्च करना उसी का एक एग्जाम्पल है मिड डे मील स्कीम, ये भी आप याद रखिएगा। तो यही हुआ कि दिस गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल जो भी रहे टू प्रोवाइड चिल्ड्रन विद कुक्ड लंच, पका हुआ भोजन उनको मिलता था। और तमिलनाडु क्या था, इसका पहला स्टेट हो गया, बन गया इंडिया का, है ना, टू इंट्रोड्यूस दिस स्कीम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे कभी भी पूछा जाएगा आगे फ्यूचर में भी कि बताइए अच्छा सबसे पहले मिड डे मील स्कीम किस स्टेट में लॉन्च की गई, है ना, ये मालूम होना चाहिए। एंड इन 2001 यहाँ पे क्या हुआ, जब ये लॉन्च की गई तो लोगों ने सराहा, प्रशंसा किया। सुप्रीम कोर्ट, मैंने आपको बताया हुआ है कि एक एज अ गार्ड के रूप में प्रहरी है जो पूरे स्टेट गवर्नमेंट को और पूरे कंट्री को वॉच करता रहता है, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना। तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट का काम केवल वो वाला कोर्ट नहीं कि मैंने कोर्ट जोड़ दिए तो आप सोचो कि कोर्ट वही होता है जो फांसी की सजा सुनाता है, वो तो होता ही है, वो तो होता ही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अलावा भी, इसके अलावा भी सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे काम होते हैं, है ना। अगर कोई गवर्नमेंट सही से काम नहीं कर रही है तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ से उसको डांट फटकार भी लगा सकता है, ठीक है। आप लोग घर में सो रहे होते हैं लेकिन सुप्रीम कोर्ट जाग रहा होता है। सुप्रीम कोर्ट आपकी सुरक्षा की गारंटी लेता है, क्यों, क्योंकि जो आपको फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं, राइट टू इक्वालिटी, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। राइट टू इक्वालिटी जो आपको फंडामेंटल राइट्स बने हुए हैं, अगर ये वायलेट होते हैं तो इसकी सुरक्षा की गारंटी आपके स्टेट का हाई कोर्ट लेता है और सेंट्रल का, पूरे भारत का सुप्रीम कोर्ट लेता है। दो ही कोर्ट लेते हैं, बाकी आपके डिस्ट्रिक्ट में जो कोर्ट है वो आपके फंडामेंटल राइट की गारंटी नहीं लेता है। वो तो कभी कोई चोरी हो गई, किसी को कुछ और हो गया तो उन सबके मामले वहां सुने जाते हैं, बट फंडामेंटल राइट्स वाले जो मामले होते हैं ये मामले आपके हाई कोर्ट में, स्टेट का जो हाई कोर्ट होता है वहां सुने जाते हैं, और सेकंड नंबर पे सुप्रीम कोर्ट में सुने जाते हैं। ये बात याद रखिएगा, ये आगे आप लोग क्लास 8 में भी पढ़ेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा स्टेट गवर्नमेंट टू बिगिन द प्रोग्राम, सभी स्टेट गवर्नमेंट को कहा कि आप लोग भी इसको प्रोग्राम को शुरू करिए, है ना, स्कूल विद इन 6 मंथ, पहले 6 मंथ के लिए, फिर उसके बाद दिस प्रोग्राम हैड मैनी पॉजिटिव इफेक्ट। इस प्रोग्राम जैसे ही लॉन्च हुआ तो काफी पॉजिटिव इफेक्ट आए, है ना, एंड दीज इंक्लूड द फैक्ट मैनी मोर पुअर चिल्ड्रन हैव बिगन एनरोलिंग एंड रेगुलरली अटेंडिंग स्कूल। बहुत सारे बच्चों ने एडमिशन लेना शुरू कर दिया और साथ ही साथ स्कूल भी आना शुरू कर दिया, ठीक है। द टीचर्स, भाई बहुत से कितने सारे पुअर बच्चे, उनके घर में भोजन ही नहीं बनता, एक टाइम का खाना बनता है, वो पढ़ाई क्या करेंगे, है ना, ये भी प्रॉब्लम थी। द टीचर्स रिपोर्टेड दैट अर्लियर चिल्ड्रन वुड ऑफन गो होम फॉर लंच। टीचर ने बताया कि पहले जो बच्चे होते थे वो खाना भोजन करने के बहाने घर चले जाते थे, है ना, लंच में, एंड देन नॉट रिटर्न टू स्कूल, लेकिन उसके बाद फिर दोबारा रिटर्न होके वापस नहीं आते थे, उधर से अपने घर में ही रह जाते थे, ठीक है। बट नाउ, लेकिन अब क्या होता था विद मिड डे मील। मिड डे मील का मतलब क्या है, दोपहर वाला भोजन, है ना। मिड डे मील का मतलब हुआ कि दोपहर में जो भोजन कराए, भाई मिड डे मील क्यों कराया गया, क्योंकि जब सुबह वो घर से आ रहा है तब तो कुछ घर से खा के ही आ रहा है, उसके बाद पढ़ाई थोड़ी बहुत करता है, इसके बाद फिर लंच करते हैं ना आप लोग, उसी समय पे उनको पका हुआ भोजन मिलता था, इसीलिए उसको मिड डे कहा गया। मिड डे, डे के मिड में, है ना, जो आप लोग लंच करते हैं। तो अटेंडेंस भी अच्छी हुई, बच्चे आने लगे, है ना। डियर मदर्स, उनकी जो माँ थी, हु आर अर्लियर हैड टू इंटरप्ट देयर वर्क टू फीड देयर चिल्ड्रन एट होम ड्यूरिंग द डे, नाउ नो लॉन्गर नीड टू डू। तो अब देखिए वो माताएं, वो उनकी जो मम्मी थी, जो बच्चों को भोजन कराने के लिए दोपहर में, भाई खेतों में भी उनको काम करना है, खेतों में काम करना है, गरीब हैं, खेतों में काम करना है, मजदूरी करना है, वो लोग बेचारे कर नहीं पाते थे, उन बच्चों को दोपहर का भोजन कराने के लिए उनको बीच में आना पड़ता था। तो अब वो लोग फ्री हो गए, सुबह नाश्ता करा दिया बच्चे को, बच्चे स्कूल चले गए, वो भी अपने घर बाद में काम करने चले गए। बच्चे शाम को ही आते थे, है ना, लास्ट में ही सीधे से स्कूल से पढ़ के आते थे। तो दिस प्रोग्राम हैज आल्सो हेल्प रिड्यूस द कास्ट प्रेजुडिसेस बिकॉज चिल्ड्रन ऑफ ऑल कास्ट इन द स्कूल ईट दिस मील टुगेदर। अब देखिए आपसे कोई क्वेश्चन पूछे ऐसे मिड डे मील स्कीम से क्या क्या फायदे हुए, तो आप लोग कहानी की तरह तो पढ़ रहे हो, लेकिन इसी पैराग्राफ से कई लाइंस निकाल सकते हैं आप, है ना। पहली लाइन तो आप लोग यहाँ निकाल रहे थे, पहली लाइन तो आप लोग यहाँ से निकाल सकते हैं कि देयर अटेंडेंस हैज इम्प्रूव्ड, उन बच्चों की क्या हुई, अटेंडेंस इम्प्रूव्ड हो गई, है ना। और
सेकेंड वर्क क्या था कि जो उनकी मदर्स थी वो फ्री हो गई दूसरे काम करने के लिए। थर्ड वर्क क्या है? थर्ड वर्क देखिए सबसे इंपॉर्टेंट और जो आ रहा है कहाँ दिया एक वर्ड यहाँ पर मैंने देखा था, चिल्ड्रन ड्यूरिंग द डे। नो, हाँ, दिस प्रोग्राम हैज आल्सो हेल्प रिड्यूस कास्ट प्रेजुडाइज। याद रखिएगा, अंडरलाइन करिएगा, कास्ट प्रेजुडाइज। कास्ट का मतलब पहले जाति पात बहुत होता था हमारा, ये बहुत पुरानी बात हम बता रहे हैं आपको, है ना, तो थोड़ा सा पुरानी तो है ही। उस समय कास्ट जो होता था ना, एक बच्चे जो अपने ओम प्रकाश वाल्मीकि और ये सब चीजों के बारे में पढ़ा, तो उनमें बच्चों के साथ में कैसा व्यवहार होता था। लेकिन जब से मिड डे मील स्कीम हो रही तब से कोई नहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो, सब लोग बच्चे एक साथ बैठ के खाना खा रहे हैं, भोजन जा रहे हैं, है ना। अगर कोई कास्ट को लेके बैठेगा तो बैठे रहे, है ना। तो कास्ट प्रेजुडाइज में ये भी जो है क्या हुआ, ये भी रिड्यूस हो गया। कास्ट प्रेजुडाइज भी क्या होगा, रिड्यूस हो गया। चिल्ड्रन ऑफ ऑल कास्ट, सभी कास्ट के लोग आते थे और भोजन करते थे, है ना, क्वाइट अ फ्यू प्लेसेस। दलित वुमेन, और जो दलित वुमेन थी उनको भी काम मिलने लगा। किसमें काम? स्कूल में खाना बनाने का काम, है ना, वो भी दलित महिलाएं भी कर रही थी, टू कुक द मील, है ना। द मिड डे मील प्रोग्राम आल्सो हेल्प, और इस प्रोग्राम ने हेल्प किया रिड्यूस द हंगर ऑफ पुअर स्टूडेंट्स, उन भूखे बच्चों की भूख को मिटाया, है ना। हु ऑफन कम टू स्कूल, जो अक्सर भोजन करने के ही बहाने से आ जाते थे, एंड कैन नॉट कंसंट्रेट ऑन, और भोजन की वजह से उनका कंसंट्रेशन नहीं लगता था पढ़ाई में, बिकॉज देयर स्टमक आर एम्प्टी, क्योंकि उनका पेट तो खाली रहता था। अब किसी का पेट खाली है, सुबह से कुछ खाया नहीं है, आप उससे कहोगे पढ़ो, चाहिए पढ़ो, ये पढ़ो, उसका मन लगेगा, है ना, उसको गुस्सा लगेगा, मुझे भूख लगी बहुत है, पढ़ने के लिए मुझे कह रहे हैं, है ना। आप लोग तो वैसे भी सुबह से खा पी के सब बैठे हो गए यहाँ पे, है ना। कोई बैठा है खाली? खाली पेट कोई नहीं बैठा होगा, सब चाहे अभी आपका बाकी काम ना हुआ हो, लेकिन बाकी सब नाश्ता जो है जरूर करके बैठे होंगे आप लोग, और बैठना भी चाहिए, है ना, नहीं तो फिर आपका भी मन नहीं लगेगा पढ़ने में। While government programs play an important role in increasing equality of opportunity, देखो इक्वालिटी लाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, फिर से बता रहा हूँ, इक्वालिटी लाने के लिए क्या किया था? पहला वर्क थ्रू लॉ, कानून के जरिए इक्वालिटी ला रही है, और सेकंड प्रोग्राम स्कीम बना बनाकर गवर्नमेंट इक्वालिटी लाने का प्रयास कर रही है। अब देखो इससे कितनी इक्वालिटी आ गई, कास्ट वाला भी प्रॉब्लम दूर हो गया, सारे बच्चे एक साथ पढ़ने लगे, है ना, और किस तरह से इक्वालिटी आ रही है, लोगों में समानता आ रही है, लोग बराबरी की नजरों में सब काम हो रहा है। तो ये धीरे धीरे आप इक्वालिटी समझिए, क्यों? क्योंकि चैप्टर का नाम है आपका ऑन इक्वालिटी, उसी पर काम हो रहा है। सेकेंड वर्क क्या कर रही है, देखिए सेकेंड क्या कर रही है, देयर इज मच दैट नीड स्टिल बी डन व्हाइल द मिड डे मील प्रोग्राम हैज इंक्रीज्ड एनरोलमेंट एंड अटेंडेंस ऑफ पुअर चिल्ड्रन इन स्कूल। क्योंकि मिड डे मील ने क्या कर दिया था, हेल्प किया था, किसमें हेल्प किया था? इंक्रीज द एनरोलमेंट। एनरोलमेंट का मतलब नया नया एडमिशन जो होता है बच्चों का, एनरोल हो, उसको एनरोलमेंट बोलते हैं। Enrollment and attendance of poor children in school, there continues to be big differences in our country between the schools that rich attendance, those that poor attendance। अब देखिए अभी भी क्या कुछ फर्क बचा हुआ था। फर्क क्या था? सबसे बड़ा अंतर ये था हमारे देश में कि वो स्कूल जो जहां पर बड़े बड़े जो पैसे वाले लोग हैं उनके बच्चे जाते हैं, बड़े बड़े घरानों के स्कूल, है ना। अब कुछ बच्चे ऐसे गरीब हैं जो ऐसे स्कूल में जाते हैं, ये भी एक डिफरेंस बचा था। इवन टुडे देयर आर सेवरल स्कूल्स, लेकिन आज बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं देश में इन विच जिसमें दलित चिल्ड्रन क्या है, लाइक ओम प्रकाश वाल्मीकि, आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट एंड ट्रीटेड अनइक्वली। जैसे ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ में हुआ था, वो हमें आजकल भी कभी न कभी देखने के लिए अगर मिल जाता है तो एक अपने आप में दुख की बात तो है ही, है ना। दिस चिल्ड्रन आर फोर्स्ड इनटू अनइक्वल सिचुएशन, और इनके साथ में अनइक्वल सिचुएशन देखने के लिए मिलती है ना। तो इससे क्या प्रभावित होती है, मैंने आपको बताया था इससे क्या प्रभावित होती है, उनकी डिग्निटी। क्या प्रभावित होती है? उनकी डिग्निटी। ये वर्ड याद है कि नहीं याद है, बताइए। डिग्निटी वर्ड याद है? जब आपने एक पिक्चर देखा था, शूज पॉलिश कर रहा था, दीवार वाला सीन याद है आपको? इज नॉट। तो देखिए रिस्पेक्टेड, तो ये रिस्पेक्टेड तो नहीं था। दिस इज बिकॉज पीपल रिफ्यूज टू थिंक ऑफ देम, है ना। क्योंकि आप देख सकते हैं किस तरह से इसको मना कर दिया गया, और इसमें कानून बनाने की जरूरत थी। लॉ रिक्वायर्स इट, कानून बनाने की जरूरत थी। और कानून क्या नहीं बना? कानून बना। कानून क्या हुआ? बना। आर्टिकल 17 अभी आपको मैं पढ़ाऊंगा, शायद दिया है कि नहीं दिया है, बट आप नोट कर लीजिए। आर्टिकल 17, आर्टिकल 17 क्या कर देता है? जो अनटचबिलिटी है ना, उसको बिल्कुल से समाप्त कर दिया है, छुआछूत को बिल्कुल से प्रोहिबिटेड कर दिया है अस्पृश्यता को। आर्टिकल 17। आर्टिकल 14
में तो इक्वलिटी की बात है, 15 में थोड़ा इक्वलिटी का और एक्सप्लेन है, 16 में भी आपको अपॉर्चुनिटी का है, 17 में क्या है, 17 में इसी के बारे में है, अनटचेबिलिटी के बारे में। ठीक है, आर्टिकल 14 से 18 तक में इक्वलिटी के बारे में ही है, लेकिन इक्वलिटी को भी अगर कई पार्ट में डिवाइड किया जाए तो किस किस प्रकार की इक्वलिटी आपको मिली है अंडर कॉन्स्टिट्यूशन से, वो मैं आपको बता रहा हूँ। स्टार्टिंग में ही मैंने फंडामेंटल राइट्स आपको लिखवा दिए थे। अब देखिए, वन ऑफ द मेन रीजन फॉर दिस दैट एटीट्यूड चेंज वेरी स्लोली। आपको ये जानकर आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई नियम कानून जो बनता है तो बेटा वो सडनली चेंज नहीं हो जाता है। अगर आप सोचें कि कोई बातें हैं वो अगर तुरंत चेंज हो जाएंगी, सार्थक नाम से भी कोई एंट्री कर रहा है, ऐसा तो सार्थक ए है ना, क्यों सार्थक तो नहीं हो सकते इसमें। सार्थक नाम से ट्राइंगल करके एक स्टूडेंट है और एक सार्थक एसएफ, ये टू सार्थक कौन से हैं? सार्थक आप अपने ओरिजिनल नेम से एंट्री किया करिए, ठीक है। अदरवाइज सेकेंड टाइम एंट्री नहीं मिलेगी आपको। तो हमारे कहने का मतलब ये था कि अगर कोई लॉ कानून बनते हैं, सोसाइटी में अप्लाई होते हैं, तो क्या वो तुरंत लोग सब मानना शुरू कर देते हैं? तुरंत बताइए, नहीं मानते हैं लोग, धीरे धीरे मानते हैं। जब पता अच्छा ही करना पड़ेगा, अच्छा ये नियम बन गया है क्या, लोगों को पता ही नहीं चलता है, धीरे 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 धीरे, अच्छा ऐसा करेंगे तो हमें जेल जाना पड़ेगा क्या, अरे तब तो फिर मानेंगे फिर उसको, है ना। तो इस तरह से लोगों के दिमाग में जब धीरे धीरे बातें आती हैं तब वो लोग मानना शुरू करते हैं। यही बात इसमें दिया गया है कि वन ऑफ द मेन रीजन फॉर दिस दैट एटीट्यूड चेंज वेरी स्लोली। जो एटीट्यूड होता है लोगों का बहुत धीरे धीरे चेंज होता है ना। आप लोगों का भी अपना अपना एटीट्यूड होगा, है ना, चेंज नहीं होता, कभी हो जाता है। इवन दो, और इसके बाद पर्सन आर अवेयर, लोग धीरे धीरे लोगों को पता चलता है कि अच्छा कोई कानून ने नियम बना दिया है। दैट डिस्क्रिमिनेशन जो है ना, डिस्क्रिमिनेशन वर्ड याद रखिएगा, कई बार सिक्स में भी पढ़ा होगा आपने। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है अंतर, है ना, विभेद। तो डिस्क्रिमिनेशन इज अगेंस्ट द लॉ, is against the law. They continue to treat people unequally on the basis of their caste, religion, disability, economic status. इन सबके आधार पर लोगों के साथ में बुरा व्यवहार होता है। किसके आधार पर, है ना, अगेंस्ट द लॉ के अगेंस्ट में जाते हैं लोग और ये कंटिन्यू करते हैं लोगों के साथ में। कैसे ट्रीट करते हैं? अनइक्वली, इक्वली नहीं, अनइक्वली। किसके आधार पर? कास्ट के, तो कह देते हैं नहीं आप हमारी कास्ट के नहीं हो, ऐसे कास्ट के हैं। ऐसे लोग बहुत खतरनाक होते हैं जो कास्ट के लोग बोलते हैं ना। रिलीजन के आधार पे, अरे आप हमारे रिलीजन के नहीं हो, उसके रिलीजन के आधार पर है। डिसेबिलिटी, आपके अंदर तो ये योग्यता ही नहीं है ना। इकोनॉमिक स्टेटस, आपके घर में आप तो बहुत पुअर हो, है ना। तो ऐसे जो लोग करते हैं, ठीक है ना, तो ये इक्वलिटी को दर्शाता तो नहीं है, ये इनइक्वलिटी है ना, अनइक्वली हो रहा है ट्रीटमेंट। तो इट इज ओनली व्हेन पीपल बिगेन टू बिलीव दैट नो वन इज इनफीरियर, है ना, कोई भी नीचा व्यक्ति नहीं है ना, ये हमें विश्वास। इट इज ओनली व्हेन पीपल, ये बहुत कम होता है, व्हेन पीपल बिगिन, जब लोग ये सोचना शुरू कर देते हैं, विश्वास करते हैं दैट नो वन इज इनफीरियर, कि कोई भी नीचा नहीं है, इनफीरियर का मतलब छोटा नहीं है, एंड दैट एवरी पर्सन डिजर्व टू बी ट्रीटेड विद डिग्निटी। और प्रत्येक व्यक्ति क्या डिजर्व करता है? कि उसको उसकी डिग्निटी के अकॉर्डिंग ट्रीट किया जाए। भले ही कोई पुअर है, लेकिन उसका भी अपना एक आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट है उसका, है ना। उसको आप फेंक के पैसे देंगे तो क्या वो लेगा? नहीं लेगा। तो कहने का मतलब है कि एवरी पर्सन डिजर्व टू बी ट्रीटेड विद डिग्निटी, यानी आप लोग हो, चाहे हम हैं, चाहे कोई भी हो, सबके पास अपनी डिग्निटी है और हमें उसकी डिग्निटी का ख्याल रखकर ही उसके साथ में ट्रीटमेंट करना चाहिए। हमें कभी वो काम ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे उसकी डिग्निटी क्या हो, अफेक्ट हो, उसको ठेस पहुंचे, उसको बुरा लगे, है ना, ये मुझे तो नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ऐसा किसी के साथ में नहीं करना चाहिए। ठीक है, तभी तो हम एक अच्छे सोसाइटी की कल्पना कर सकते हैं, है ना। तो देखिए,
दैट प्रेजेंट एटीट्यूड कैन चेंज, और तभी हमारा प्रेजेंट एटीट्यूड क्या होता है, चेंज होता है। एस्टैब्लिशिंग इक्वलिटी इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी इज अ कंटिन्यूअस स्ट्रगल। और इक्वलिटी अभी हमारे पूरे देश में बहुत हद तक आ चुकी है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ कहीं कहीं पर दिखाई देती है कि इक्वलिटी कम है, नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमें इसमें साफ साफ दिया है एस्टैब्लिशिंग इक्वलिटी। इक्वलिटी को एस्टैब्लिश होने में बहुत समय लगेगा, डेमोक्रेटिक सोसाइटी में समय जरूर लग सकता है। इज अ कंटिन्यूअस स्ट्रगल, हम लगातार इससे संघर्ष कर रहे हैं कि इक्वलिटी हो जाए, इक्वलिटी हो जाए, इक्वलिटी हो जाए। सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन जब तक आप लोग अपनी तरफ से प्रयास नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। आप लोग जब किसी दूसरे के सामने जाते हैं, वहां पर आपकी डिग्निटी वायलेट होती है, तब आपको बुरा लगता है। लेकिन आपके ग्रुप में जब लोग खड़े होते हैं, जब दूसरा कोई आता है, तब आप उसकी डिग्निटी तुरंत वायलेट कर देते हैं। ये भी तो गलत बात है ना। तो हमें दोनों पक्षों का ख्याल रखना चाहिए। हमें कास्ट पर ध्यान नहीं देना चाहिए, रिलीजन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, इकोनॉमिक स्टेटस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, और डिसेबिलिटी। दिस शुड नॉट फोकस ऑन दीज पॉइंट, है ना। दिस शुड अवॉइड इट, हमें अवॉइड करना चाहिए, राइट। अब देखिए इसमें दिया है, और दूर करने का प्रयास भी करना चाहिए अवॉइड के अलावा, है ना। इसे में हम दूर करना चाहिए। One of each individual as well as various communities in India contribute to you will read more about in this book। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग हम लोग यहाँ से देखेंगे, इशू इक्वलिटी इन अदर डेमोक्रेसी। यानी अदर डेमोक्रेसीज का मतलब ये है कि लोकतंत्र में इक्वलिटी के कुछ और भी मुद्दों को हम देखेंगे। और बस लास्ट चैप्टर, बस 2 पैराग्राफ्स और हैं, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो 1 दिन का टाइम और लगेगा इसमें, और इनके बारे में भी पढ़ेंगे कि ये कौन महिला है जो यहाँ पर बस में बैठी हुई है। ठीक है, रोजा पार्क्स इनका नाम है, रोजा पार्क्स, याद रखिएगा। अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन है ये, यानी मूल रूप से अफ्रीका में इनका बर्थ हुआ था, लेकिन अमेरिका में रह रही थी। अफ्रीका में इनका जन्म हुआ था और अमेरिका में रह रही थी। उनके साथ में क्या ऐसा हुआ कि इनका नाम आज हम लोग पढ़ रहे हैं। हिस्ट्री में इनका नाम, रोजा पार्क्स का नाम हम क्यों पढ़ते हैं, तो आखिर इन्होंने क्या ऐसा किया, उसको आपको जान लेना चाहिए, जरूर दिमाग में रखना चाहिए। ठीक है, और ये भीमराव अम्बेडकर हैं जो आपके सामने बैठे हुए हैं। भीमराव अम्बेडकर का नाम भी आपने सुना होगा, भीमराव अम्बेडकर, है ना। इनके बारे में भी कुछ दिया हुआ है स्टोरी, इसको भी आप लोग पढ़ने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एनी क्वेश्चंस फ्रॉम योर साइड? ऑफ कोर्स आई विल रिजॉल्व। एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? No, sir. क्लास एंड किया जाए फिर? No, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, अबू तला समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके, वर्षा, राशि, Yes, sir. सौम्या सिंह, Yes, sir. सभी को समझ में आ रहा है भाई, बताइए। Yes, sir. लाभांशु, हार्दिक, आदर, सोनी, Yes, sir. किया, Yes, sir. गौरव पांडे, सिजल, आ रहा है बेटा समझ में? दीपांजलि, श्रुति, Yes, sir. आ रहा है. सब तो नहीं लग रहा है? No, sir. No, sir. हाँ, जो देखिए, जो स्टूडेंट्स डेली थोड़ा बहुत जो भी हम पढ़ाते हैं, डेली 2 ही पैराग्राफ जैसे हम पढ़ा रहे हैं, 3 पैराग्राफ पढ़ा रहे हैं, उतने ही अगर आप लोग रिवाइज कर लें एक बार, तो आप लोग कभी टफ लगेगा ही नहीं, इजी लगेगा। ठीक है, और नहीं पढ़ेंगे तो फिर याद रखिएगा क्लास 8 में भी एसएसटी आपको बहुत टफ लगेगी। अगर अभी से थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा करिए। एक बार जो भी वीडियो बनता है उसको एक बार रिवाइज कर लिया करिए, और क्लास लेने की कोशिश किया करिए, क्लास लेने की कोशिश किया करिए। और लाइव क्लास लेंगे तो ज्यादा आपको समझ में आएगा मेरे हिसाब से। बाकी रिकॉर्डेड वीडियो तो फिर रिकॉर्डेड ही होते हैं। ठीक है, तो थैंक यू फॉर टुडेज क्लास। आई होप सभी को आया होगा। अर्णव, दिशांत, सार्थक? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है बेटा, Thank you, sir. थैंक यू फॉर टुडेज क्लास।